Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to Code of Civil Procedure. In the last previous class of Civil Procedure Code, we have already discussed about the important terms. अभी तक मैंने 3 लेक्चर अपलोड किए हैं सिविल प्रोसीजर कोड के. अगर आपने पहले वो नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके वो लेक्चर देख लीजिए, जिससे कि जो करंट का जो सिचुएशन है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम किस पैटर्न में तैयारी कर रहे हैं. मैंने जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर स्टार्ट किया है ये क्रैश कोर्स के हिसाब से स्टार्ट किया है कि हरियाणा जुडिशरी के एग्जाम पास आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि सीपीसी का हमें क्रैश कोर्स के हिसाब से बेयर प्रोविजन को उठाना चाहिए, जिससे फर्दर तैयारी करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए. देखिए, अब इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में डिस्कशन कर सके. अगर आपके पास टाइम है तो आप सीके टकवानी की सीपीसी की बुक है उसको आप गो थ्रो कर सकते हैं. वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है. तो मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन का था और सेकंड और थर्ड लेक्चर हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स का था जो हम सीपीसी में यूज करते हैं. तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं. द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो है इसे एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908 है. ये इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से. गवर्नर की असेंट मिली 21 मार्च को. फिर एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, जहां पर वर्ड कंसोलिडेट और अमेंड यूज होता है इसका मतलब ये क्या है, एग्जॉस्टिव है. तो इसको आप एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि जिसमें सारा का सारा सीपीसी सिविल प्रोसीजर जो है कंप्लीट है. एग्जॉस्टिव है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो मैंने इसको एग्जॉस्टिव लिख दिया. क्या ये जो भी वर्ड्स में लिखवा रही हूँ सारा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. मेंस में बता दूंगी मैं आपको कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अभी हमारा मेंस पर फोकस नहीं है. हमारा जो फोकस है सारा का सारा प्रिलिमिनरी एग्जाम पर फोकस है. An act to consolidate and amend the law relating to the procedure of the court of civil judicature. जो सिविल केसेस होते हैं उनसे रिलेटेड इसमें प्रोसीजर मेंशन है. प्रिलिमिनरी क्या कहता है, इसमें 3 तरीके से डिवीजन है. फर्स्ट है प्रिलिमिनरी है, सेकंड जो है इसमें सेक्शंस हैं, थर्ड आप कह सकते हो कि ऑर्डर्स हैं. शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट और एक्सटेंड क्या होता है, ये कह रहा है कि 1 जनवरी 1909 को ये लागू किया गया था. आ जाते हैं हम आगे थर्ड क्लॉज पे. इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, ये जो स्टार लिखे हुए हैं यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि जो 2019 का जो अमेंडमेंट आया था उस अमेंडमेंट के बाद इसे रिमूव कर दिया गया है. पहले यहाँ पर था इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जे.एंड.के. स्टेट एंड जे.एंड.के को निकाल दिया गया है. कौन सी डेट थी वो, 31/10/2019 से इसको निकाल दिया गया है. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेट. वैसे तो 5 अगस्त को जो है अमेंड निकाल दिया गया था, रिपील कर दिया गया था 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को, लेकिन इसको लागू किया गया. बेयर एक्ट्स वगैरह में अगर आप देखोगे तो 31/10/2019 की डेट मेंशन मिलेगी आपको. एक्ट नंबर 34 जो है ये 2019 का है. फिर कह रहे हैं कि द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे एप्लीकेबल नहीं है. प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो कहता है कि अगर मान लीजिए बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, मान लो जिस भी स्टेट का ट्राइबल एरिया अगर वो चाहे तो बाय नोटिफिकेशन जो है एक्सटेंड कर सकती है इस प्रोविजन को. कहां पर, एनी ऑफ देम टू होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में. इन द केस में बी विद सच सप्लीमेंटल इंसिडेंटल कंसिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन हो सकता है. तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कंसिक्वेंशियल. सप्लीमेंटल का मतलब है इस एक्ट के साथ साथ कुछ और भी सप्लीमेंट हो सकता है. इंसिडेंटल मतलब है कि कोई नया कोई इंसिडेंट अराइज होता है, इस इंसिडेंटल क्या होता है उससे ही जुड़े होते हैं एक्ट से. कंसिक्वेंशियल भी उसी को ही बोला जाता है. तो इन दिस क्लॉज ट्राइबल एरिया का मतलब जो है वो एरिया है इमीडिएटली बिफोर द 21 जनवरी 1972 से पहले इंक्लूड किया गया था आसाम में, जो पैराग्राफ 20 ऑफ 6 शेड्यूल में लिखा गया है. पैराग्राफ 20 ऑफ 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है. 6 शेड्यूल के अंदर जो है आसाम, त्रिपुरा और मेघालय जो है इंक्लूड है, तो उसकी ये बात हो रही है. इन रिलेशन टू आमिनदीवी आइसलैंड, आइसलैंड है, एक जगह है, ईस्ट गोदावरी है, वेस्ट गोदावरी है, विशाखापट्टनम है,
ये एजेंसी जो आंध्र प्रदेश की है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप है, तो कह रहा है कि यहाँ पर भी बिना किसी भेदभाव के, विदाउट प्रेजुडिस टू द एप्लीकेशन रूल ऑफ रेगुलेशन जो है, अगर वो चाहे एनफोर्समेंट जो है उनके ऊपर किया जा सकता है रूल और रेगुलेशन को यूनियन टेरिटरी में, जैसे औरों पर एप्लीकेबल होता है वैसे यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, किसी प्रकार का एक्सेप्शन यहाँ नहीं है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन सेकंड, डेफिनेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट सेक्शन वाइज क्वेश्चन पुट किया जाता है कि कोड कहां पर डिफाइन है। कोड सेक्शन 2 के क्लोज 1 में डिफाइन है। कोड के अंदर क्या शामिल होता है, कोड में रूल्स शामिल होते हैं। डिक्री क्या होता है, क्या क्या कंडीशन। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है डिक्री का, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which so far as regard the court express conclusively determine the rights of the parties। पार्टीज के जो राइट्स उनको डिटरमाइन किया जाएगा या एनी मैटर को डिटरमाइन किया जाएगा सूट में है। ये किस प्रकार का हो सकता है, प्रिलिमिनरी और फाइनल, दो प्रकार की डिक्री हो सकती है। इट शैल बी डीम टू इंक्लूड, इसके अंदर क्या माना जा सकता है, क्या क्या शामिल होगा डिक्री के अंदर, क्या इंक्लूड होगा। सेक्शन 124 में जो रेस्टिट्यूशन होता है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है, ये इसमें शामिल होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, सेक्शन 144 के तहत कोई भी क्वेश्चन डिटरमाइन किया गया है। सेक्शन 47 अगर आप आईपीसी का देखते हो तो वो भी डिक्री के अंदर शामिल होगा। बेयर एक्ट निकाल लीजिए फटाफट से। सेक्शन 47 कह रहा है क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, अगर ऐसी कोई ऑर्डर पास किया गया वो भी डिक्री मानी जाएगी। तो कह रहे हैं कौन इंक्लूड नहीं है, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील, एडजुडिकेशन ऐसा किया गया जिसमें अपील लाई करती है, एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर है, अपील फ्रॉम ऑर्डर है और डिसमिसल कर दिया गया डिफॉल्ट में, उसको आप डिक्री नहीं कहोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, व्हाट इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है इसका। फॉर्मल एक्सप्रेशन कह सकते हो एक तरीके से एक दस्तावेज हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट की सेंस में हो सकता है। एडजुडिकेशन क्या होता है, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसमें मैंने एडजुडिकेशन वर्ड आपको समझाया भी था। एडजुडिकेशन का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से सुना गया है, एविडेंसेस लिए गए हैं, आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, डिसीजन ऑन मेरिट्स है, उसे एडजुडिकेशन बोला जाएगा। कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया गया है, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसको फॉलो करके दोनों पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन किया गया है। और वो राइट्स जो है सारे के सारे जो कंट्रोवर्सी में थे, विवादों में थे, वो हो सकता है। और एनी ऑफ मैटर जो है विवाद में था, कंट्रोवर्सी में था, वो हो सकता है। और डिक्री किस प्रकार की हो सकती है, आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस प्रकार की डिक्री हो सकती है, फाइनल भी प्रिलिमिनरी भी। इसके लिए मैं आपको अगले पेज पर यहाँ पर एक अलग से पेज ऐड कर देती हूँ। उसके बाद हम उसके साथ क्या करेंगे, डिटेल में डिक्री से रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो मैं मेंशन कर दूंगी, कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है वो मैं मेंशन कर दूंगी, जिससे क्या है फ्यूचर में आपको किसी प्रकार का इश्यू ना आए। और बाकी अगर आपको डिक्री के बारे में डिटेल अगर देखना है, समझना है, तो आप सीपीसी के लिए सीके टकवानी की बुक को भी कंसिडर कर सकते हो। रेफरेंशियल बुक के तौर पर आप उसे ग्रैब कर सकते हो और फ्यूचर में भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो डिक्री में क्या क्या अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली आई हैव टू ऐड वन पेज। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे इंग्रेडिएंट्स को। इंग्रेडिएंट्स क्या है डिक्री के। सबसे पहला पॉइंट, बैकग्राउंड में इसका रिमूव कर देती हूँ, किसी प्रकार का हमें प्रॉब्लम में ना आए। बैकग्राउंड रिमूव करते हैं हम इसको। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, आप देख लीजिए, फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा, फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा। सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन है। अगर आप बेयर एक्ट देखते हो तो बेयर एक्ट में क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन
एक सेकेंड, मैं एक बार वीडियो पॉज करके कंटिन्यू करती हूँ, फिर आपको समझा। अगर हम समझें कि डिक्री के इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो नॉर्मल सेंस में समझिए तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। अब आप सोचोगे फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ जुडिकेशन तो मैम ने आपने समझा दिया, आप दोबारा से क्यों करवा रहे हो। मैंने देखिए पहले आपको बताया कि फॉर्मल जो एक तरीके से डॉक्यूमेंट को बोला जाता है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझें तो फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। एक ऐसा प्रोसीजर जो लॉ ने बताया है, आपको लॉ ने लिखा है कि आप पहले जो है स्टेटमेंट लोगे या जजमेंट दोगे, डिक्री दोगे, उसमें क्या कुछ हेडिंग्स डालने हैं, क्या टाइटल डालना है, क्या कुछ डालना है। जो फॉर्मल एक्सप्रेशन डिसाइडेड बाय लॉ है, आप उसको लेके चलिए। एडजुडिकेशन का मतलब है कि जो भी आपने दोनों पार्टीज के बेस पर जो आपने निर्णय निकाला वो एडजुडिकेशन होता है। एडजुडिकेशन इन द सेंस की प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी फॉलो होना चाहिए। कंक्लूसिवली डिटरमाइंस, कंक्लूसिवली मतलब कि जो कंट्रोवर्सी थी उसी कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग जो कंक्लूसिवली एक निष्कर्ष के तौर पर आप डिटरमाइन करोगे, डिसाइड करोगे कि क्या मैटर था। राइट्स ऑफ द पार्टीज, और वो राइट्स होने चाहिए पार्टीज के। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही नॉर्मल सेंस में एक डिक्री पास कर दी, उसमें आपने ये डिसाइड ही नहीं किया कि क्या राइट्स बन रहे थे पार्टी के, क्या इश्यू राइज हो रहा था, एक्चुअल में कंट्रोवर्सी क्या थी, आपने उसको तो गौर ही नहीं किया। कह रहे जो मैटर था कंट्रोवर्सी में उसको आप देखोगे। और ये चारों चीजें किसमें होनी चाहिए, ये चारों चीजें होनी चाहिए एक सूट में। जब तक सूट ही फाइल नहीं होगा तब तक क्या होगा, तो एक सूट होना भी जरूरी है, और आपको सूट में ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाके ये माना जाएगा कि वो क्या है, डिक्री है। ये डिक्री के इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर इनमें से कोई इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं होता, दैट डिक्री कैन नॉट बी अ वैलिड डिक्री। ये तो गया डिक्री। टाइप्स ऑफ डिक्री मैंने आपको इसमें बता ही दिया था कि प्रिलिमिनरी होता है और फाइनल होता है। अब इसमें एक थर्ड टाइप और होता है प्रिलिमिनरी। जैसे ऑर्डर 34 आप पढ़ोगे ना, मॉर्टगेज के रिगार्डिंग है मेरे अकॉर्डिंग ऑर्डर 34, आप बेरक निकाल लीजिए, फटाफट इंडेक्स देख लीजिए। जैसे मैं किसी ऑर्डर का नाम लूं, किसी सेक्शन का नाम लूं, उसी टाइम आप बेरक को देख लिया कीजिए, क्योंकि मैं भी बेरक बिल्कुल पास में रखती हूँ और मुझे ये लगता है कि मुझे उसी टाइम आपको क्लैरिफाई कर देना चाहिए पॉइंट कि क्या कुछ इश्यू अराइज हो रहा है। अगर आप ऑर्डर 34 को देखते हो ना, तो 34 का ऑर्डर है सूट्स रिलेटिंग टू मॉर्टगेजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसमें प्रिलिमिनरी डिक्री फोरक्लोजर के लिए रूल 2 है, और सूट फॉर सेल के लिए रूल 4 है, और 7 में रिडम्पशन सूट के लिए है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि रूल 2, 4 और 7 ऑर्डर 34 का जो रूल 2 है वो भी मैं यहाँ मेंशन करती हूँ। ऑर्डर 34 का रूल 2, 4 और 7 ये बात कर रहा है प्रिलिमिनरी डिक्री का। ये प्रिलिमिनरी डिक्री इसमें बताई गई है आपको कि ये प्रिलिमिनरी डिक्री है, और ये किस में फॉल कर रहा है, ये फॉल कर रहा है ऑर्डर 34 में। और ऑर्डर 20 में तो बहुत ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री का जो है मैटर दिखा दिया गया है। तो ऑर्डर 20 भी आप फटाफट निकाल लीजिए। उसमें क्या है, आपको मिलेगा प्रिलिमिनरी डिक्री के रिगार्डिंग काफी प्रोविजंस मिलेंगे, जैसे पेमेंट फॉर इंस्टॉलमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सूट्स है, प्रीएम्प्टरी सूट है, पार्टनरशिप का सूट है, प्रिंसिपल एजेंट का सूट है। ये सारे के सारे जो आगे मैंने कुछ एक आपको ये प्रोविजन लिख के दिए हुए हैं यहाँ पर, ये ऑर्डर 20 को ही एक तरीके से डील करते हैं। कहीं ना कहीं ऑर्डर 20 के कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं, बाकी जो है हम जो फर्दर जब ऑर्डर 20 डिस्कस करेंगे तो उस टाइम हो जाएगा। फाइनल डिक्री तो सभी को पता है कि जब फाइनल जजमेंट आ गया तो उसे फाइनल डिक्री बोलेंगे। फिर है कि डिसीजंस कंसिडर्ड एज डिक्री। कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जिसको आप डिक्री मानोगे। सबसे पहला अबेटमेंट ऑफ सूट, सूट को अबेट कर दिया गया, सूट को एक तरीके से हटा दिया गया, डिलीट ही कर दिया गया। डिसमिसल ऑफ अपील, अपील डिसमिस होगी क्योंकि आपका टाइम बार था। मान लीजिए आपका 2 महीने का टाइम मिला था, आपने 4 महीने बाद अपील डाली तो डिसमिस होगी। डिसमिसल ऑफ सूट, आपने सूट या अपील है वो डिसमिसल हुई है क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट चाहिए था, एविडेंस ऑफ प्रूफ था, बट आपने एविडेंस ऑफ प्रूफ नहीं दिया। उस मैटर में क्या होगा, जो डिक्री है आपकी डिसमिसल मानी जाएगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर अबेटमेंट का ऑर्डर हो गया। फिर है डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार। टाइम बार जो अपील की बात हो रही है कि जहां पर टाइम बार था
और आपने पहले टाइम रहते हुए कोई एक्ट किया ही नहीं, तो वो क्या है, वो भी डिसमिस हो जाएगी, उसको भी आप क्या बोलोगे, डिक्री बोलोगे। फिर है कि जहां पर एविडेंस की रिक्वायरमेंट थी पर आपने एविडेंस नहीं दिए, उसको क्या बोलोगे आप, एविडेंस ऑफ प्रूफ। फिर है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गया, क्योंकि आपने कोर्ट की फीस पे नहीं की, उस मैटर में भी आपकी जो डिक्री है वो जो ऑर्डर है वो डिक्री माना जाएगा। ऑर्डर आपको दिया गया था कि आपने कॉस्ट ग्रांट की गई और इंस्टॉलमेंट्स में आपने देना है, वो आपने नहीं दिया, वो भी आपकी डिक्री है उसके रिगार्डिंग। एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग, एक ऐसा ऑर्डर पास किया गया जिसमें आपको कॉस्ट आपको दी गई, इंस्टॉलमेंट दी गई और आपने रिफ्यूज कर दिया, वो भी डिक्री मानी जाएगी। एक ऐसा ऑर्डर था जिसमें अपील को मेंटेन करने से मना कर दिया गया, वो भी क्या माना जाएगा, डिक्री मानी जाएगी। ऑर्डर डिनाइंग द सर्वाइवल ऑफ राइट टू सू, आपको एक ऑर्डर दे दिया गया कि राइट टू सू, ऑर्डर 22 है, जो कहता है कि कोई किसी भी कह सकते हो कि कोई बंदा डिसीज हो जाता है, मर जाता है, उसके बाद आगे राइट टू सू, आगे पार्टी को जो हेयर है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो पेश होते हैं, राइट टू सू का राइट है, अगर वो उसको मना कर दिया गया वो भी क्या है, डिक्री माना जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ऑर्डर स्टेटिंग दैट देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है उसमें, तो उसको भी डिक्री माना जाएगा। एक ऐसा ऑर्डर दे दिया गया जिसमें आपको एक रिलीफ ग्रांट किया गया और आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, तो आपको कोई रिलीफ देने से मना कर दिया गया, तो कोई भी रिलीफ उसको भी आप डिक्री कहोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो डिक्री मानी जाएगी। फिर कह रहा है कि एक केस मैंने बीच में ऐड कर दिया, ये केस कहता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई डिक्री पास करनी है, कोर्ट ने कोई जजमेंट देना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड, रीजन्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। कोर्ट में ये इस केस में ये बात कही गई कि आप सीधा ये लिख दोगे कि सूट डिक्रीड, सूट डिसमिस्ड, वो काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको स्पेसिफिक रीजन्स भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि इसके पीछे ये कारण है और इस कारण से इस सूट को डिसमिस किया जा रहा है, इस कारण से इस सूट को डिक्री किया जा रहा है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। जब तक आप वो मेंशन नहीं करोगे तब तक आप जो है उसको डिक्री की फॉर्म में नहीं लेके आओगे। फिर है डिसीजंस नॉट कंसिडर्ड एज डिक्री, अब ऐसे डिसीजन है जो डिक्री नहीं है। डिसमिसल हो गया डिफॉल्ट में, आपने खुद की, आपकी कमी थी, आपकी कमियां थी, उस वजह से डिसमिस हो गया। अपॉइंटमेंट कर दिया कमिश्नर का, वो डिक्री नहीं है। रिमांड का ऑर्डर है यानी कि रिस्टोर बैक कर दिया, वो डिक्री नहीं है। ऑर्डर ग्रांटिंग इंटरिम रिलीफ, वो डिक्री नहीं है, इंटरिम रीड दे दिया आपको। रिमांड का ऑर्डर है, कमिश्नर अपॉइंट कर दिया, और मान लीजिए डिफॉल्ट कोई हो गया आपका, उसके रिगार्डिंग कमिश्नर ऑफ ऑर्डर टू टेक अकाउंट, ऑर्डर फॉर रिमांड, इंटरिम रिलीफ, फिर ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ से मना कर देना, ये भी डिक्री नहीं है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इन ऑर्डर टू प्रेजेंट प्रॉपर कोर्ट में नहीं डाला, इस वजह से रिजेक्शन हुआ है। हालांकि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हमने देखा है कि डीम्ड डिक्री होता है और उसको डिक्री भी माना जाता है। रिजेक्शन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, आपने डिले कर दिया, उसको आपको छूट नहीं मिली। ऑर्डर होल्डिंग एन एप्लीकेशन, एक होल्डिंग, किसी ऑर्डर को होल्ड करके रखा है, आपने रोक के रखा है, उसके लिए एप्लीकेशन अगर मेंटेनेबल है तो भी डिक्री नहीं है। रिफ्यूजल का ऑर्डर है कि आप जो सेल जो है वो नहीं कर सकते, वो भी ऑर्डर नहीं है, या जो सेल आपने की वो गलत की है। द ऑर्डर इश्यूइंग डायरेक्शन, अपने एक डायरेक्शन दे दिया गया है कि जो मैसने प्रॉफिट है वो कैसे असेस किया जाए, कैसे काउंट किया जाए, वो डायरेक्शन जो है वो भी डिक्री नहीं है। फिर बात आती है डीम डिक्री की। डीम डिक्री क्या होती है? डीम डिक्री भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको करना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में, प्री में भी पूछा जा सकता है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है वो क्या है? डीम डिक्री है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को आप डीम डिक्री कहोगे, ठीक है। अलग अलग मैंने बॉक्सेस बना दिए, आपको समझना इजी हो जाए। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ द इश्यू ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ डिक्री, रेस्टिट्यूशन ऑफ डिक्री के रिगार्डिंग जो डिटर्मिनेशन है हमारे बेयर एक्ट में लिखा गया है वो है ऑर्डर 21, रूल 51 जो अटैचमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको डीम डिक्री माना जाएगा। ऑर्डर 98 जो है वो ऑर्डर 98 बात करता है ऑर्डर 21 का। 98 ये कहता है कि आपने एडजुडिकेट कर दिया, उसके बाद कोई ऑर्डर निकाला है, वो है। रूल 100 बात करता है कि ऑर्डर टू बी पास्ड अपन एप्लीकेशन कंप्लेनिंग ऑफ डिस्पोजिशन, आपने कंप्लेन कर दी, डिस्पोजिशन कर दिया गया मुझे, उसके रिगार्डिंग जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की बात हो रही है। फिर कह रहे हैं मोर देन ऑन 1 फाइनल डिक्री, मोर देन 1 फाइनल डिक्री की बात हो रही है कि अगर आपने कोर्ट में कहा कि एक ही फाइनल डिक्री होगी, तो शंकर वर्सेस चंद्रकांत के मामले में कोर्ट ने कहा
कि एक से ज्यादा भी फाइनल डिग्री हो सकती है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारा ये क्रैश कोर्स है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिग्री, फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल के केस में कहा गया कि एक से ज्यादा जो है प्रिलिमिनरी डिग्री जो है वो हो सकती है। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेरे हिसाब से आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा, आपको इसे करना है। ये केसेस है, ये भी इम्पोर्टेंट, जो भी इसमें पॉइंट्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आज का जो हमारा डिग्री का कंसेप्ट है वो हमने कवर कर लिया। अब आगे कह रहा है एक्सप्लेनेशन रहता है हमारा अभी पढ़ने वाला। कह रहा है कि डिग्री इज प्रिलिमिनरी विद फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू टेकन। मान लो प्रिलिमिनरी डिग्री उसे बोला जाएगा जब फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट। वो सूट जो है पूरी तरह से अभी डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। फाइनल तब माना जाएगा जब डिस्पोज ऑफ हो जाता है। और ये जो है इट में भी पार्टली और प्रिलिमिनरी दोनों हो सकती है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे करा कि पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल, ये ऐसे ही नहीं बता दिया मैंने, ऐसे तुक्का नहीं मारा, अपनी मनगढ़ंत कहानी से नहीं बताया। ये आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा और एक्सप्लेनेशन में बड़े अच्छे से इसको कवर भी किया गया है। ये तो बात हो गई है डिक्री की। बात आती है डिक्री होल्डर की। डिक्री जिसके फेवर में जाती है वो होता है डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर का मतलब है एनी पर्सन इन हुज फेवर, जिसके फेवर में, वर्ड यूज हो रहा है हुज फेवर, जिसके फेवर में डिक्री हैज बीन पास्ड, डिक्री पास की गई है, हैज बीन पास्ड, और एन ऑर्डर, और एक ऐसा ऑर्डर पास किया गया है कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन, जिसको एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, यानी कि जिसको तामील करवाया जा सकता है। अगर उसमें कुछ पेमेंट का ऑर्डर है तो पेमेंट दी जा सकती है। तो ऐसी डिक्री होल्डर का मतलब हो गया कि जो डिक्री के को होल्ड करेगा, डिक्री को संभालेगा, जिसके फेवर में डिक्री आई है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये कंसेप्ट जो है डिक्री के रिगार्डिंग मैंने जो करवाया अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को आपने देखा और आपको लगता है कि फर्दर आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुका है। और हार्डवर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जो टेस्ट पेपर्स हैं, और आप रिवीजन करते रहिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप घर में रहकर तैयारी कीजिए, घर से बाहर इधर उधर फालतू में मत निकलिए। और जितना हो सके आप हर किसी को ये बात मत कहिए कि मैं कंपटीशन की तैयारी में लगा हूं, क्योंकि जब आप कहते हो कि हम कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं तो दूसरे व्यक्ति को में भी जेलसी हो सकती है और वो जेलसी आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाती है। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।